स्वरूपा चैनल में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। उत्साह कविता से पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। कवि निराला बादलों से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्योंकि बादल की गरजना प्राणी मात्र में एक विशेष प्रकार का उत्साह, उमंग, मस्ती एवं जोश भर देता है। कवि बादलों को क्रांति, विप्लव, विनाश का प्रतीक मानता है। विनाश के उपरांत ही नवनिर्माण होता है। कवि बादलों की गर्जना को शक्ति का प्रतीक मानकर मनुष्य में उत्साह और साहस भरना चाहता है। मनुष्य में उत्साह, साहस, आत्मबल होगा तभी निर्माण संभव है। अतः कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। प्रश्न संख्या 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रस्तुत कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि कवि ने बादलों की गर्जना को उत्साह का प्रतीक माना है। प्रस्तुत कविता में ओज गुण विद्यमान है। बादलों की गर्जना नवजीवन का प्रतीक है। मनुष्य में उत्साह होना ही उसकी उन्नति का मुख्य कारण है। जिसमें उत्साह है उसी में जीवन है। अब आता है प्रश्न संख्या 3, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो कविता में बादल किस किस अर्थों की ओर संकेत करता है? तो ये अर्थ होंगे इच्छा शक्ति, उत्साह, नवजीवन, नई कल्पना, विध्वंस, विनाश और क्रांति चेतना आदि अर्थों की ओर संकेत करता है। कविता में बादल नया जीवन प्रदान करने वाले हैं। अपने कोमल पल पल बदलते आकारों से कवि के मन में नई नई कल्पनाओं और भावों को जन्म देने वाले हैं। और जब गर्मी से यह धरती व्याकुल हो उठती है तो प्यास से पीड़ित लोगों एवं धरती को अपनी शीतल जल से उनकी प्यास बुझाकर शीतलता प्रदान करते हैं। तो हम लोग उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? आप क्लास 10वीं के विद्यार्थी हो, थोड़ी ध्यानपूर्वक सुनना। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर लिखेंगे, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। नंबर 1, इच्छा शक्ति। नंबर 2, उत्साह। 3, नवजीवन। 4, नई कल्पना। 5वां, विध्वंस। 6वां, विनाश। 7वां, क्रांति चेतना इत्यादि भिन्न भिन्न अर्थों की ओर संकेत करता है। प्रश्न संख्या 4, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। इसमें हमें कुछ शब्द छांट कर लिखने हैं। तो शब्द हम लोग किस प्रकार लिखेंगे? उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत कविता उत्साह में निम्नलिखित शब्द ऐसे हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है। और शब्द कैसे लिखेंगे? नंबर 1 में घेर घेर घोर, जो हमारा कविता में पंक्ति है ना, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, तो वही घेर घेर घोर। दूसरे नंबर में लिखेंगे ललित ललित, ललित ललित काले घुंघराले, कुछ याद आ रही होगी आपको पंक्तियाँ। नंबर 3 में लिखेंगे विकल विकल। नंबर 4 में लिखेंगे उन्मन थे उन्मन।
और इसके बाद इत्यादि लिख देंगे। इत्यादि शब्दों में नाद सौंदर्य मौजूद है। इन शब्दों से कविता में खास भाव एवं दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ है। अब हम लोग आते हैं निराला जी की दूसरी कविता अट नहीं रही है के प्रश्नोत्तर की ओर। यह कविता अट नहीं रही है भी इसी पाठ में संकलित है। अट नहीं रही है का पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो हमें कविता की कुछ पंक्तियां इसमें लिखनी है जिससे अंतर्मन के भावों का बाहरी दुनिया से सामंजस्य बैठ पाए। तो बाहरी दुनिया और अपनी अंतर्मन, तो हम लोग अपनी कविता की कौन सी पंक्तियां लिखेंगे? पंक्ति होगी, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री। तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह भावना पुष्ट होती है। और हम लोग कविता की पंक्तियां लिखेंगे। कौन सी पंक्तियां लिखेंगे? आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री। अगर इन पंक्तियों को न लिखें तो इनमें और भी 4 पंक्तियां हैं जिसे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उमड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ये 4 पंक्ति भी इस प्रश्न का उत्तर बन सकती है। प्रश्न संख्या 2, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? इसका उत्तर तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी? कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन के महीने में प्रकृति पर एक विशेष प्रकार की सुंदरता छा जाती है। जिधर भी देखे सौंदर्य अनुपम रूप में नजर आती है। बाग बगीचे, खेत खलिहानों में प्राकृतिक सुंदरता अपने पूर्ण यौवन में दृष्टिगोचर होता है और इस सौंदर्य से आंख बचाकर रहना कवि के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। कवि की आंख फागुन की असीम सुंदरता को देखकर हट नहीं रही है क्योंकि फागुन की सर्वव्यापकता, सौंदर्य और उल्लास उसके मन में मादकता उत्पन्न करती है। कवि का तन मन प्रसन्नचित्त हो उठता है, अतः चाहते हुए भी कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। अब आता है प्रश्न संख्या 3। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन पक्षियों की लंबे आकाश को छूने की चाहत, पत्तों से लदी पेड़ों की डालियों, हरियाली और लालिमा युक्त प्रकृति, फूलों की बिखरी सुगंध, हर जगह का आकर्षित सौंदर्य आदि भिन्न भिन्न रूपों में किया है। या फिर हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति की व्यापकता का वर्णन करते हुए कहता है कि फागुन के महीने में चारों तरफ सौंदर्य व मादकता एवं उत्साह दिखाई देता है। जन जन की सांस में जो फागुन की सुगंध और मादकता है, वह सांस लेने व छोड़ने से ही सारे आकाश और घर घर का वातावरण सुगंधित हो जाती है। पेड़ पौधे लाल लाल खोपलों व हरे पत्तों से लदे हुए हैं। रंग बिरंगे फूलों से निकलने वाली मंद खुशबू में और प्रकृति के कोने कोने में फागुन का यह सौंदर्य व्याप्त है।
अब आता है प्रश्न संख्या 4। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो उत्तर होगा, फागुन महीने के आने पर मनुष्य ही नहीं अपितु पूरी प्रकृति मस्ती में झूम उठती है। इस महीने में चारों तरफ सुंदरता व उल्लास के दर्शन होते हैं। सुगंधित हवा से सभी दिशाएं सुगंधित हो उठती है। बसंत ऋतु अपनी पूर्ण यौवनावस्था में होती है। रंगों का त्योहार होली अपने अबीर गुलाल के मनमोहक रंगों व मादकता के कारण अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है। या फिर आप इसका उत्तर इससे थोड़ी अलग और इस प्रकार से लिख सकते हैं। फागुन की ऋतु अलग ऋतुओं यानी कि अन्य ऋतुओं से भिन्न होती है। फागुन का महीना अंग्रेजी का फरवरी का महीना होता है। इस समय मौसम अत्यंत सुहावना होता है। न तो अधिक ठंड पड़ती है और न ही अधिक गर्मी। बसंत ऋतु के आगमन का यह समय चारों ओर पृथ्वी हरियाली से संपन्न अद्भुत शोभा दिखती है। पकी फसलें सभी का मन मोह लेती है। प्राकृतिक सुंदरता के कारण सभी का मन प्रसन्नचित्त होता है। ऐसा सुहावना मौसम वर्ष में फागुन के महीने में ही आता है। अतः यह समय अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है। न तो गर्मी की चिलचिलाती धूप होती है और न ही सर्दी की सिकुड़ने वाली ठंड। वर्षा का मौसम भी सुहावना होता है, लेकिन फागुन की सुंदरता उसकी अपेक्षाकृत अधिक मनमोहक एवं शोभाश्री पूर्ण होती है। अब आता है प्रश्न संख्या 5। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प, तो उत्तर होगा, काव्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। काव्य के कला पक्ष को ही शिल्प पक्ष भी कहा जाता है। निराला की काव्य भाषा में समास बहुल संस्कृत निशब्दों के प्रयोग से लेकर आम बोलचाल के शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा में एक तरफ विशुद्ध संस्कृत निष्ठ है, तो दूसरी तरफ ठेठ ग्रामीणता का समन्वय भी है। निराला जी ने खास तौर से नए नए शब्दों की रचना करने का कार्य किया है, जैसे कठिन श्रृंखला बज बजाकर, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, लयात्मकता और तुकबंदी तथा सुंदर शब्द चयन से भी काव्य में सजीवता आई है। जैसे कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अलंकार योजना से भी काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है, जैसे उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इन काव्य पंक्तियों में पुनरुक्ति प्रकाश एवं मानवीकरण अलंकार की शोभा व्याप्त है। मंद मंद पुष्पमाल में संगीत का गुण भी विद्यमान है। भाषा सरल, सहज, बोधगम्य, प्रवाहमयी खड़ी बोली है।